आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो देखिए क्या लिखा है। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स each containing 23 chromosomes producing a zygote that contains 46 chromosomes। इस पॉइंट को समझिए। मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट ओवा दोनों हैप्लॉइड है, दोनों के पास 23 क्रोमोसोम है और इनके फ्यूजन से जो जाइगोट बना उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। यही तो फर्टिलाइजेशन है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। फंक्शनल रोल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर वेरी डिफरेंट। समझिए इस पॉइंट को। ये जो दो गैमेट्स है, मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवा, इन दोनों गैमेट्स का फंक्शनल रोल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग अलग है। पहले मेल गैमेट स्पर्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। द स्पर्मेटोजून डिलीवर्स द पैटर्नल क्रोमोसोम्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अच्छा, स्पर्मेटोजून का मतलब क्या होता है? तो स्पर्मेटोजून मतलब एक स्पर्म, सिंगल स्पर्म को स्पर्मेटोजून कहते हैं। तो मेल गैमेट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो स्पर्म का काम है अपने क्रोमोसोम देना। ये पैटर्नल क्रोमोसोम को एग तक पहुंचाता है। अब देखिए आगे क्या है। इट मस्ट ट्रेवल अ रिलेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब स्पर्म को काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो स्पर्म को कहाँ से कहाँ तक का रास्ता तय करना है? तो साइट ऑफ डेपोजिशन से साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक का रास्ता स्पर्म को तय करना है। साइट ऑफ डेपोजिशन मतलब सीमन को डिपॉजिट कहाँ किया जाता है? तो विजाइना में। तो यहाँ से स्पर्म को कहाँ तक जाना है? तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? तो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में। तो स्पर्म को कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है? तो विजाइना में जहाँ पे डिपॉजिट हुआ वहाँ से फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला तक। और ये जर्नी स्पर्म के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता है। अब देखिए आगे क्या है। स्पर्म स्मॉल है, साइज में बहुत छोटा है, एफिशिएंट है एंड हाईली स्ट्रीम्ड लाइन्ड है। अब चलिए जानते हैं फीमेल गैमेट की कंट्रीब्यूशन को। तो देखिए क्या है। The female oocyte provide all the cellular organelles and inclusions, nourishment and genetic programming necessary to support the development of the embryo for nearly a week after conception। अच्छा, ये कंसेप्शन का क्या मतलब होता है? तो कंसेप्शन मतलब फर्टिलाइजेशन। तो देखा फीमेल गैमेट का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है। स्पर्म क्या किया? केवल पैटर्नल क्रोमोसोम को पहुंचा दिया, लेकिन सारी जिम्मेदारी तो उस साइड पे ही है। ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस कारण उस साइड का जो वॉल्यूम है वो स्पर्म की तुलना में बहुत अधिक होता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिए। ओव्यूलेशन रिलीजेज अ सेकेंडरी oocyte सस्पेंडेड इन मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2। समझिए, ओव्यूलेशन के वक्त ओवरी से जो स्ट्रक्चर रिलीज हुई थी वो मैच्योर ओवम नहीं है। ये सेकेंडरी oocyte है जिसकी मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसकी मियोसिस अरेस्टेड है मेटाफेज 2 स्टेज में, और इसकी मियोसिस कंप्लीट तब होगी जब स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए क्या है। एट फर्टिलाइजेशन द डायमीटर ऑफ द सेकेंडरी oocyte
is more than twice the entire length of the spermatozoon। मतलब फर्टिलाइजेशन के समय सेकेंडरी oocyte का जो डायमीटर है ये स्पर्म की जितनी पूरी लेंथ है उसको दोगुना कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा डायमीटर है सेकेंडरी oocyte का। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज 2000:1। तो अगर हम स्पर्म और एग सेल की वॉल्यूम की बात करें तो उनका रेशियो 2000:1 का है। तो स्पर्म के कंपैरिजन में एग सेल कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें सबसे पहले इंसेमिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इंसेमिनेशन किसे कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द विजाइना। इसको ही इंसेमिनेशन कहते हैं। मतलब कॉप्यूलेशन के दौरान पेनिस द्वारा सीमन को विजाइना में रिलीज किया जाता है, इसी को इंसेमिनेशन कहते हैं। देखिए पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मेल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है और इसका काम है स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाना। तो कॉप्यूलेशन के दौरान पेनिस द्वारा सीमन को विजाइना में रिलीज किया जाता है, इसी को इंसेमिनेशन कहते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि एक बार के सिंगल इजैक्यूलेशन में सीमन का जो वॉल्यूम होता है वो 2 से 5 ml होता है। मतलब एक बार में 2 से 5 ml सीमेन इजैक्यूलेट होते हैं। और सीमेन में अगर हम स्पर्म की संख्या की बात करें तो 1 ml सीमेन में 50 से 120 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है। ऑफ द अबाउट 200 मिलियन स्पर्म इंट्रोड्यूस्ड इनटू द विजाइना, fewer than 2 million, that is 1%, reach the cervix of the uterus and only about 200 reach the secondary oocyte। इस पॉइंट को मैं आपको समझाती हूँ। इस पॉइंट को मैं आपको फिगर में समझाती हूँ। तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में यहाँ पे ये विजाइना है और सीमेन को विजाइना में ही डिपॉजिट किया जाता है। तो विजाइना में जो सीमेन डिपॉजिट हुआ तो उस सीमेन में 200 मिलियन या उससे भी ज़्यादा स्पर्म हो सकते हैं। तो इन 200 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ 1% यानी 2 मिलियन स्पर्म ही सर्विक्स ऑफ यूटेरस में पहुंच पाते हैं। ये सर्विक्स कहाँ है? तो इस फिगर में ये रहा सर्विक्स ऑफ यूटेरस। सर्विक्स ऑफ यूटेरस क्या है? तो यूटेरस का जो इंफीरियर नैरो पोर्शन है वही तो सर्विक्स है। तो विजाइना में से 200 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ 1% यानी 2 मिलियन स्पर्म ही सर्विक्स ऑफ यूटेरस में पहुंच पाता है और उसमें से भी सिर्फ 200 स्पर्म ही सेकेंडरी oocyte तक पहुंच पाता है और उसमें से भी सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। तो ये पॉइंट तो अब क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक ही स्पर्म करता है तो इतनी बड़ी संख्या में स्पर्म क्यों बनता है? बाकी के स्पर्म का क्या होता है? तो चलिए इससे मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशन से समझाती हूँ। तो इस एनिमेशन में देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान 200 मिलियन या उससे भी ज़्यादा स्पर्म विजाइना में डिपॉजिट होते हैं, जिसमें से कई सारे स्पर्म विजाइना के एसिडिक पीएच के कारण मर जाते हैं। विजाइना में पीएच एसिडिक है और स्पर्म एसिडिक पीएच टॉलरेट नहीं कर सकते और मर जाते हैं। और यहाँ से स्पर्म को सर्विक्स को पार करना है और सर्विक्स में म्यूकस होता है, ये हमें पता है। जनरली ये म्यूकस बड़ा थिक होता है, लेकिन ओव्यूलेशन के आसपास ये म्यूकस थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, ताकि स्पर्म आसानी से आगे बढ़ सके।
कई सारे स्पर्म सर्वाइकल म्यूकस में फंस जाते हैं। अब देखिए, ये जो स्पर्म है ये फीमेल बॉडी के लिए फॉरेन सेल है, तो बहुत सारे स्पर्म्स को यूटेरस में इम्यून सिस्टम के सेल्स मार देते हैं। अब देखिए, एक फीमेल के पास 2 फैलोपियन ट्यूब है, तो आधे स्पर्म तो गलत फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। गलत फैलोपियन ट्यूब मतलब जिस फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte नहीं है, और आधे स्पर्म ही सही फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। सही फैलोपियन ट्यूब मतलब जिस फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte है, उसी फैलोपियन ट्यूब को यहाँ हम सही फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं। तो देखा आपने कितने सारे बैरियर्स को पार करके स्पर्म सेकेंडरी oocyte तक पहुँचता है। तो ये तो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक ही स्पर्म करेगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में स्पर्म इसीलिए बन रहे हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ जाएं। अब हम वापस से थ्योरी पे आते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि एक बार के सिंगल इजैक्यूलेशन में 2 से 5 ml सीमेन इजैक्यूलेट होते हैं, और 1 ml सीमेन में 50 से 120 मिलियन स्पर्म हो सकते हैं। लेकिन अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml से भी कम हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में नेचुरल कंसेप्शन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या में स्पर्म को डिपॉजिट इसीलिए किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ सके। देखिए, ये सच्चाई है, सिर्फ एक ही स्पर्म oocyte को फर्टिलाइज करेगा, लेकिन सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए ज़्यादा स्पर्म की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, द एडिशनल स्पर्म आर एसेंशियल बिकॉज वन स्पर्म डज नॉट कंटेन इनफ एक्रोसोमल एंजाइम्स to disrupt the corona radiata, the layer of follicle cells that surrounds the oocyte। इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ओवरी से जो स्ट्रक्चर रिलीज हुई है वो सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, और सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को इन लेयर्स को पेनिट्रेट करना होगा, और एक अकेला स्पर्म ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उतना भी ज़्यादा एक्रोसोमल एंजाइम्स नहीं है। मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। इस फिगर में देखिए, ये सेकेंडरी oocyte है और इसमें ये कोरोना रेडिएटा लेयर है। तो अगर स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करना है तो सबसे पहले तो स्पर्म को इसी को पेनिट्रेट करना होगा। तो कई सारे स्पर्म को अपना एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज करना होगा, तभी कोरोना रेडिएटा में गैप बनेगा और स्पर्म आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए अगर बहुत सारे स्पर्म oocyte के करीब पहुंचेंगे तो सफिशिएंट अमाउंट में एंजाइम्स रिलीज कर पाएंगे और oocyte के प्रोटेक्टिव लेयर को डिजॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एक अकेला स्पर्म ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो यही तो मैंने आपको पूरा समझाया। तो आप ये भी एक रीज़न दे सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में स्पर्म डिपॉजिट क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि बहुत सारे स्पर्म को अपने एंजाइम्स रिलीज करके oocyte के प्रोटेक्टिव लेयर को ब्रेक करना होगा, लेकिन केवल एक ही स्पर्म एग सेल में एंटर करेगा। तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम वापस से थ्योरी पे आते हैं। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि फैलोपियन ट्यूब को ही यूटेराइन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं। ये तीनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब है कि फर्टिलाइजेशन कब होता है? तो विदिन 12 to 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन। तो फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन के बाद
12 से 24 घंटे के भीतर होता है। ओव्यूलेशन क्या है? तो ओवरी से सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कब होगा? तो ओव्यूलेशन यानी ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, उसके बाद 12 से 24 घंटे के भीतर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में। तो अब ये पॉइंट क्लियर हो गया कि फर्टिलाइजेशन कब और कहाँ होता है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि स्पर्म की लाइफ कितनी है। तो देखिए क्या लिखा है, स्पर्म कैन रिमेन वायबल फॉर अबाउट 48 आवर्स आफ्टर द डेपोजिशन इन द विजाइना। इसका मतलब ये हुआ कि विजाइना में जब स्पर्म का डेपोजिशन हो गया तो उसके बाद स्पर्म 48 घंटे तक जीवित रह सकता है। और सेकेंडरी oocyte की लाइफ कितनी है? तो देखिए यहाँ लिखा है, ऑल्दो अ सेकेंडरी oocyte इज वायबल फॉर ओनली अबाउट 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन। मतलब जो सेकेंडरी oocyte है वो ओव्यूलेशन के बाद 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। तो अब हम एग एंड स्पर्म दोनों की लाइफ कितनी है ये अब हमको पता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फर्टाइल पीरियड, मतलब किस समय फीमेल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल पीरियड को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि इस टाइम के दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी की चांस मैक्सिमम होती है। तो फीमेल का फर्टाइल पीरियड क्या हुआ? तो वही यहाँ लिखा है, देखिए, Thus, pregnancy is most likely to occur if intercourse take place during a 3-day window, from 2 days before ovulation to 1 day after ovulation. इस पॉइंट को मैं समझाती हूँ। देखिए, ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले अगर इंटरकोर्स होता है या ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद इंटरकोर्स होता है तो इस समय प्रेगनेंसी की चांस मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट को एक बार फिर से समझिए, अगर इंटरकोर्स ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले होता है या फिर ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद होता है, ये जो 3 दिन का जो टाइम पीरियड है, ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद, इस समय प्रेगनेंसी की चांस मैक्सिमम होती है। तो ये पॉइंट भी अब क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने बैरियर्स के बारे में पढ़ लिया कि स्पर्म को कौन कौन से बैरियर्स को पार करना है। अब हम पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म आगे कैसे बढ़ पाते हैं। तो देखिए क्या है, स्पर्म स्विम फ्रॉम द विजाइना इनटू द सर्वाइकल कैनाल बाय द व्हीप लाइक मूवमेंट्स ऑफ देयर टेल्स। देखिए, स्पर्म को डिपॉजिट कहाँ किया जाता है? तो विजाइना में। यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म को अपनी जर्नी शुरू करनी है। तो यहाँ से स्पर्म को आगे बढ़ना है तो विजाइना से स्पर्म सर्वाइकल कैनाल में एंटर करेगा, लेकिन कैसे? तो बाय द व्हीप लाइक मूवमेंट ऑफ देयर टेल्स। तो देखिए, अब स्पर्म सर्वाइकल कैनाल में एंटर कर गया, लेकिन सेकेंडरी oocyte तो फैलोपियन ट्यूब में है। तो यहाँ से स्पर्म आगे कैसे बढ़ता है? तो देखिए क्या लिखा है, द पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू द रेस्ट ऑफ द यूटेरस एंड देन इनटू द यूटेराइन ट्यूब रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द वॉल्स ऑफ दिज ऑर्गन्स। मतलब यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पर्म आगे बढ़ पाता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है? इस कॉन्ट्रैक्शन को स्टिम्युलेट कौन करता है? तो देखिए, आपको पता है कि जो सीमेन है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूटेरस के स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिसकी वजह से स्पर्म आगे बढ़ पाता है। इसके अलावा ऑर्गेज्म के वक्त फीमेल के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये ऑक्सीटोसिन भी कॉन्ट्रैक्शन को स्टिम्युलेट करता है। तो इन सभी वजह से स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं। अब इतनी जल्दी जो स्पर्म सेकेंडरी oocyte के पास पहुंच गया उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला,
क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा। कब तक? जब तक कि ये 7 घंटे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बिता नहीं लेते। इनको 7 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, तभी उनका कैपेसिटेशन होगा। तो ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया वो इस स्लाइड में लिखा है, आपके नोट्स के लिए है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है। द स्पर्मेटोजोआ deposited in the vagina are already motile as a result of contact with secretions of seminal glands। इस पॉइंट का क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। देखिए स्पर्म बनते कहाँ हैं? तो टेस्टिस में। टेस्टिस में जो स्पर्म बने हैं वो फिजिकली मैच्योर हैं बट फंक्शनली मैच्योर नहीं है। और स्पर्म जब एपिडिडाइमिस में आते हैं तो एपिडिडाइमिस में आके स्पर्म मैच्योर होते हैं, लेकिन स्पर्म में मोटिलिटी तब आती है जब इन्हें सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन मिलती है। सिक्रीशन मिलेगी, मोटिलिटी आएगी, और वो तो तब मिलेगी जब इजैक्यूलेशन होगा, मेल बॉडी से सीमेन रिलीज होगा। तो इसीलिए फीमेल के वेजाइना में जो सीमेन डिपॉजिट हुए हैं उनमें जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन करने की एबिलिटी नहीं होती है। और इनमें फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी तब आएगी जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का रास्ता तय करेंगे। तो इस दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आएंगे और उनमें कैपेसिटेशन होगा और तब जाके ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन के काबिल बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कैपेसिटेशन क्या है। तो देखिए सीमन में जिस अवस्था में स्पर्म है उसी अवस्था में रह के ये सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज नहीं कर सकते, उनमें कैपेसिटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा तो ये कैपेसिटेशन क्या है? तो कंडीशनिंग पीरियड है। और कैपेसिटेशन होता कहाँ है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये आपको याद रखना है। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे का टाइम लग जाता है। तो चलिए कैपेसिटेशन के बारे में जानें। अ सीरीज ऑफ फंक्शनल चेंजेज, मतलब कैपेसिटेशन के दौरान बहुत सारे बदलाव स्पर्म के ऊपर होते हैं that cause the sperm's tail to beat even more vigorously and prepare its plasma membrane to fuse with the oocyte's plasma membrane। मतलब कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म की टेल और विग्रसली मूव करने लगती है। इसके अलावा क्या होता है, कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अब जुड़ सकता है। तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको फिगर में समझाने वाली हूँ। तो इस फिगर में देखिए, इसमें एक स्पर्म के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। तो इसमें ये एक्रोसोम है और इस एक्रोसोम में एंजाइम्स हैं, ये आपको मालूम है क्योंकि हमने ऑलरेडी से स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ लिया है। और इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस स्पर्म को फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन इसमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये टफ है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर टफ रहेगी तो एक्रोसोम में जो एंजाइम है ये बाहर निकल नहीं पाएंगे और यही एक्रोसोम की एंजाइम तो सेकेंडरी oocyte की लेयर को डाइजेस्ट करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के लिए एक्रोसोम में से एंजाइम का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको फ्रेजाइल करना होगा ताकि ये ईजिली टूट सके और एक्रोसोम के एंजाइम बाहर आ सके। तो इसके लिए कैपेसिटेशन करना होगा, लेकिन ये कैपेसिटेशन होगा कैसे? तो देखिए कैपेसिटेशन में क्या होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जो सिक्रीशंस हैं जैसे कि यूटेरस का सिक्रीशन हो गया, फैलोपियन ट्यूब का सिक्रीशन हो गया, ये सारे सिक्रीशंस स्पर्म पे एक्ट करते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स रिमूव कर दिए जाते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड ऑफ द स्पर्म सेल, जिसकी वजह से क्या होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म हेड बिकम्स मोर फ्रेजाइल एंड मोर परमिएबल टू कैल्शियम आयंस। स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है
उसकी परमिएबिलिटी कैल्शियम के लिए इंक्रीज हो जाती है। तो अब कैल्शियम अंदर की तरफ आता है और क्या करता है, तो चेंजेस द एक्टिविटी ऑफ द फ्लैजिलम। स्पर्म के टेल को ही फ्लैजिलम कहते हैं। तो फ्लैजिलम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन पास थ्रू द कोरोना सेल्स एंड अंडरगो द एक्रोसोम रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ कैपेसिटेटेड स्पर्म ही कोरोना सेल को पार कर सकते हैं एंड एक्रोसोम रिएक्शन कर सकते हैं। एक्रोसोम रिएक्शन क्या है, तो ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। फर्टिलाइजेशन के पार्ट 2 वाले लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन के ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।